तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोल कंसेप्ट का एपिसोड नंबर 4, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोलर मास। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना किसी गंडमस्ती के। बट उससे पहले अपने पुराने केस को रीओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है NaCl का फॉर्मूला मास होता है 58.5 यू। आपको इसका एक्चुअल फॉर्मूला मास निकालना है। तो आओ निकालते हैं। 58.5 यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम से। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा हमने ये क्यों किया है, तो भाई एक बार प्रीवियस एपिसोड देख कर आओ, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर निकल कर आता है 9.71 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। एटॉमिक मास का आंसर आ जाएगा भाई मास ऑफ वन एटम, दैट मींस थर्ड ऑप्शन। मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज सेकंड। फॉर्मूला मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, दैट इज वन। एंड एक्चुअल एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट मींस 4। तो ए का आ जाएगा 3 एंड मुझे ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। एटॉमिक मास एक एटम के लिए होता है, करेक्ट है। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, ये भी करेक्ट है। फॉर्मूला मास एक फॉर्मूला यूनिट के लिए होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको आप एक्सप्रेस यू में नहीं करते, उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करो एंड कमेंट में इसका आंसर बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसके एक एटम का जो एक्चुअल मास आता है वो आता है इतना। अब आपको बताना है कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा यू के अंदर। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार। 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम होता है 1 यू। आपको पता लगाना है 2.656 इंटू 10 to the power -23 ग्राम कितने यू के इक्वल होगा। तो मैंने उसको मान लिया कि वो एक्स के इक्वल होगा। अब आपको ऑलरेडी पता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करवानी है, तो आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कराओगे एक्स से एंड इक्वल्स टू में आ जाएगा 2.656 इंटू 10 to the power -23 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए आप इस टर्म को इधर ले जाओगे तो एक डिवीजन में पहुंच जाएगी। तो आओ जरा x की वैल्यू निकालते हैं। तो x हो जाएगा 2.656 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -23 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 to the power -24। एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 16 यू। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान लो यहां पर सेक्सी भाई है एंड यहाँ पर हॉटी भाई है। सेक्सी भाई की एज है 25 साल और हॉटी भाई की एज है 50 साल। तो क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो मेरी जानेमन। एंड बोल सकते हो जो हॉटी भाई की एज है वो 2 टाइम्स है सेक्सी भाई के। अब मेरे को ये बताओ ये आपने किया कैसे? आपने हॉटी भाई की एज को डिवाइड कर दिया सेक्सी भाई की एज से। तो डिवाइड करो तो आएगा 50 डिवाइडेड बाय 25 एंड आ जाएगा 2। दैट मींस हॉटी भाई और सेक्सी भाई की अगर आप एज को डिवाइड कर दो तो आंसर आता है 2। उसके बाद सेक्सी भाई की एज को आप इधर ले गए तो हॉटी भाई की एज कितनी आ गई? 2 इंटू सेक्सी भाई की एज। एंड यही सेम रिलेशन मैंने यहां पर लिखा है। दैट मींस कभी भी आपको दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं एंड डिवाइड करने के बाद आप उन दोनों चीजों के अंदर एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। अब एग्जैक्टली इसी तरीके से एक नए मास को डिफाइन किया गया जिसका नाम था रिलेटिव मास। रिलेटिव मास कंपेयर करता है किसी भी पार्टिकल के मास को 1 यू के साथ। आओ मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आपको कंपेयर करना है 1 यू के साथ। लेट सपोज हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन को, तो कार्बन का मास होता है 12 यू और मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि कभी भी कंपेयर करना होता है तो आप डिवाइड कर देते हैं। तो कार्बन और 1 यू को जब आप डिवाइड करोगे तो कार्बन का होता है 12 यू, उसको डिवाइड करोगे जब 1 यू के साथ तो यू यू कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 12। इसी तरीके से अगर आपने मान लो ऑक्सीजन को कंपेयर करवाना है तो ऑक्सीजन का होता है 16 यू। जब आप ऑक्सीजन को डिवाइड करोगे 1 यू के साथ तो आंसर आ जाएगा 16 यू डिवाइडेड बाय 1 यू, दैट इज 16। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि खाली यूनिट्स कट जाती है, बाकी नंबर जो है वो एज इट इज सेम रहता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो रिलेटिव मास है
उसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट तो कैंसिल हो रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि रिलेटिव मास की कोई भी यूनिट नहीं होती। रिलेटिव मास होता क्या है? जब आप किसी भी एलिमेंट के मास को 1u के साथ कंपेयर कर दो तो उसे ही हम कहते हैं रिलेटिव मास, क्योंकि आप रिलेट करवा रहे हो मास को किसके साथ? 1u के साथ। किसके मास को? किसी भी एलिमेंट के मास को। अब देखो यार, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप एटॉमिक मास को कंपेयर करवा रहे हो तो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर आप किसी मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करवा रहे हो तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अगर आप किसी फॉर्मूला मास को कंपेयर करवा रहे हो तो रिलेटिव फॉर्मूला मास। चाहो तो आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर हमको एग्जांपल दिया गया है सोडियम एटम का। सोडियम एटम का होता है 23 AMU, एंड इसको रिलेट करवाने के लिए आप 1 AMU से डिवाइड करोगे तो AMU कैंसिल हो जाएगा। यहां पर UU भी लिखा हो सकता था, है ना, आपको पता है वो ऑलरेडी सेम बातें हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 23। तो 23 क्या हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया सोडियम एटम का। वैसे यहां पर मॉलिक्यूलर मास की बात करी गई है, एंड एग्जांपल में हमको RMM दे रखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 32 AMU। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 1 AMU से तो AMU कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा 32। सिमिलरली रिलेटिव फॉर्मूला मास भी बहुत इजी है। यहां पर आपको RFM दे रखा है NaCl का। कैसे निकालोगे? सबसे पहले NaCl के मास को लिखोगे, दैट इज 58.5 AMU, एंड इसको डिवाइड करवा दोगे किससे? 1 AMU से। AMU कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर आ जाएगा 58.5। तो अगर ध्यान दिया जाए तो सोडियम एटम का बस मास लिखना है आपको, सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी मास लिखना है, सिमिलरली NaCl का भी आपको सिर्फ मास लिखना है। यूनिट गायब हो जाती है जब आप रिलेटिव मास निकालते हो, तो क्योंकि यूनिट जो है वो 1 AMU से कैंसिल आउट हो जाती है। अब साइंटिस्ट की गणिया में जो चुल थी वो खत्म तो हो नहीं रही थी, तो उन्होंने एक नए मास को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम था मोलर मास। और ये वाला मास तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां भी आप यूज करोगे हमेशा मोलर मास को यूज करोगे। मोलर वर्ड डिफाइन कर रहा है मोल को, तो कहीं ना कहीं एक मोल के मास को हमने क्या बोल दिया होगा? मोलर मास बोल दिया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास आएगा उसे आप बोल देंगे मोलर मास। आओ जरा अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब तुम सब ऑलरेडी जानते हो कि जब मेरे पास एक कार्बन आइटम था तो उसका मास निकल कर आया था 12U। बट अब मान लो कि मेरे पास एक कार्बन आइटम नहीं है, अब मेरे पास बहुत सारे कार्बन आइटम है, एंड बहुत सारे में भी कितने? मान लो मेरे पास 1 मोल कार्बन आइटम्स है। अब तो खुद सोच के देखो, इसका भी कुछ वेट निकल कर आएगा। अभी मैंने उस वेट को x मान लिया है। जो भी ये वेट निकल कर आएगा, यानी कि जो x है वो क्या है? मोलर मास है। क्यों? क्योंकि अब ये 1 मोल कार्बन आइटम्स का मास है। जब सिंगल था तब हमने इसको बोला था एटॉमिक मास, पर जब 1 मोल आइटम्स आ जाएंगे कार्बन के तो मैं उसको बोल दूंगा कार्बन का मोलर मास। अब जैसे मेरे पास कार्बन था वैसे मैंने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया है, तो मेरे को बताओ ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? तो हम सब जानते हैं इसका मास होता है 32U। बट वहीं पर अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लूं तो मान लेते हैं इसका जो मास आएगा वो आएगा Y। तो ये Y क्या हो गया? ये Y हो गया मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड अब वहीं पर मैं एक NaCl की फॉर्मूला यूनिट ले लूं तो उसका मास भी आप ऑलरेडी जानते हो कि आता है 58.5U। एंड अब इसी तरीके से मैं 1 मोल NaCl फॉर्मूला यूनिट्स ले लूं तो इसका मास लेट सपोज आ रहा है Z। तो ये Z क्या हो जाएगा? ये Z हो जाएगा NaCl का मोलर मास। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि मोलर मास आप किसी एटम का भी निकाल सकते हो, किसी मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हो, एंड किसी फॉर्मूला यूनिट का भी निकाल सकते हो। बस कंडीशन क्या होगी कि जिसका भी आप निकाल रहे हो उसका 1 मोल लो एंड उसका वेट कर लो, और जो भी वेट उसका आएगा उसे हम बोल देंगे उसका मोलर मास। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। जहां तक मैंने देखा है मोलर मास की यूनिट बच्चे समझते हैं खाली ग्राम होती है, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो हम सबने ऑलरेडी पढ़ा होता है कि कार्बन के 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम पर मोल का मतलब ही क्या है कि 1 मोल का मास है 12 ग्राम। तो अगर मोलर मास की एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो ग्राम एटॉमिक मास से आपको समझ में आ रहा है कि पहली बात तो आपको ग्राम में निकालना है वेट, और अभी बताया कि ग्राम में हम सिर्फ मोलर मास को निकालते हैं। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी ग्राम लग जाए मास के आगे तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर मास की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एटॉमिक लिखा है, इसका मतलब है कि यहां पर आपने एटम्स के 1 मोल का मास निकाला है। यहां पर मॉलिक्यूल लिखा है, दैट मींस आपने 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकाला है। और यहां पर लिखा है फॉर्मूला मास, दैट मींस आपने 1 मोल फॉर्मूला यूनिट्स का क्या निकाला है? वेट निकाला है। तीनों की यूनिट्स ग्राम पर मोल ही होती है। यहां पर आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। सोडियम का मास आपको दे रखा है 23 ग्राम पर मोल, आयरन का दे रखा है 56 ग्राम पर मोल, एंड कॉपर का दे रखा है 63.5 ग्राम पर मोल। वैसे ही आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी समझना है, इसके भी एग्जांपल्स दे रखे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल का मास दे रखा है 18 ग्राम पर मोल, CO2 के मॉलिक्यूल का मास दे रखा है 44 ग्राम पर मोल, एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास दे रखा है
32 ग्राम पर मोल। एंड वैसे फॉर्मुला मास के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। NaCl के 1 मोल का मास दे रखा है 58.5 ग्राम पर मोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, एंड कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास दे रखा है 100 ग्राम पर मोल। एंड आपको अलग से मोलर मास को याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपने ऑलरेडी एटॉमिक मास को याद करा हुआ है। एग्जांपल से समझाऊं तो आपने कार्बन का 12 यू याद करा हुआ है, ऑक्सीजन का आपने 16 यू याद किया हुआ है, नाइट्रोजन का आपने 14 यू याद किया हुआ है। इन्हीं को बस अगर आप ग्राम पर मोल में लिख दोगे तो वही इनका क्या हो जाएगा, मोलर मास। दैट मींस कार्बन का मोलर मास हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल, वैसे ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल, एंड नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल। वहीं अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 32 यू, बट वहीं अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास लिखो तो वो हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। एंड सेम चीज काम करती है फॉर्मुला यूनिट्स के ऊपर भी। जैसे NaCl का आपने याद किया है 58.5 यू, बट अगर 1 मोल NaCl आ जाए तो उसका हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने एक चीज देखी है कि अगर एक कार्बन आइटम मेरे पास था तो उसका मास कितना आता है भाई, 12 यू आता है। वहीं अगर मैं 1 मोल कार्बन आइटम ले लूं तो उसका मास निकल कर आता है 12 ग्राम पर मोल। क्या मस्त चीज नहीं है ये? मतलब अगर आपने एक एटम का भी याद कर लिया तो 1 मोल का भी सेम ही आंसर आ रहा है। ये जादू सा नहीं लगता आपको? अगर हम एक एटम ले ले खाली तो जो नंबर हमारे पास आता है वही सेम नंबर हमारे पास आता है जब हम 1 मोल एटम्स भी ले लें। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, पहले वो भी समझो। अभी मैं सिर्फ एक एटम का मास पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? तो मेरे को बताते जाओ। कार्बन का कितना आया था, 12 यू आया था। क्या आप मुझे नाइट्रोजन का बता सकते हो? नाइट्रोजन का आता है 14 यू। क्या आप मेरे को ऑक्सीजन का भी बता सकते हो? ऑक्सीजन का आता है 16 यू। इसके अलावा आप मेरे को बता दो सोडियम का। सोडियम का आता है 23 यू। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको कन्वर्ट करो ग्राम के अंदर। तो जब आप कार्बन के वेट को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। सही है। सिमिलरली नाइट्रोजन को तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। वैसी ऑक्सीजन 16 multiplied by 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. And similarly sodium, that is 23 multiplied by 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो ये मैंने ग्राम में वेट निकाल लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम के। बाकी किसी का भी निकाल लो तो वो ऐसे ही निकलेगा कि उसका आपने सबसे पहले एक एटम का मास लिखा और लास्ट में उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वेट आपके ग्राम में निकल कर आ जाएंगे। अब साइंटिस्ट क्या चाहते थे? साइंटिस्ट चाहते थे कि ये वाला नंबर क्या रहे, सेम रहे जब आप 1 मोल का वेट भी निकालो। अब पहले मेरे को ये बताओ, अगर ये एक कार्बन आइटम का मास है और मेरे को 2 कार्बन आइटम्स का मास निकालना है तो आप क्या करोगे? आप एक कार्बन आइटम के मास को मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 से। सही है। अब वही मैं बोलूं कि मेरे को 10 कार्बन आइटम्स का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 10 से। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 100 का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 1000 कार्बन आइटम्स का मास निकालना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो आपको एक बात और समझ में आ गई कि जितने भी कार्बन आइटम्स का वेट आपको निकालना है, आपको उस नंबर को यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अब आप खुद सोच के देखो कि मैं इस नंबर के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास खाली 12 बचे। तो जिसकी भी मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक होगी वो समझ जाएगा कि अगर आपको यहां पर खाली 12 लाना है तो आपको इस नंबर को क्या करवाना पड़ेगा, रिड्यूस करवाना पड़ेगा। और वो आप कैसे करवाओगे? इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एक ऐसे नंबर से जिसके रेसिप्रोकल में सेम नंबर आता हो। मल्टीप्लाई करवा दो इसको किससे? 1 अपॉन में 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से। अब खुद सोच के देखो, अगर आप इस नंबर को यहां से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये एक दूसरे को काट खाएंगे और आंसर आ जाएगा खाली 12 ग्राम। और मेरी जाने मन 12 ग्राम क्या था? 12 ग्राम तो कार्बन के 1 मोल का मास था। ये जो है ये एक कार्बन आइटम का मास है। दैट मींस आपने जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाया होगा वो क्या होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए, तभी तो 1 मोल का मास निकल कर आएगा ना। दैट मींस ये जो क्वांटिटी आई ना, ये क्या होगी? ये क्वांटिटी होगी 1 मोल। और जब आप इसको सॉल्व करते हो ना मेरी जान, तो आंसर निकल कर पता है क्या आता है? तो आंसर निकल कर आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसीलिए हमने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया? मोल मान लिया। ऐसी कोई भी रैंडम नंबर को थोड़ी मान लिया है मोल। साइंटिस्ट ने अपनी गनिया फाड़ दी थी इस कंसेप्ट के अंदर, लेकिन इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट निकल कर आया। अब मैं सेम चीज आपको एक बार नाइट्रोजन से भी समझाना चाहता हूं, जिससे बाकी में आप खुद अप्लाई कर लो। देखो, नाइट्रोजन के एक एटम का मास था 14 यू, एंड नाइट्रोजन के अगर एक एटम का मास मैं ग्राम में निकाल लूं तो मैं 14 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से। तो ये क्या निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया नाइट्रोजन के एक एटम का मास ग्राम के अंदर। तो ये तो एक एटम का मास निकल कर आया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास निकालू ना, तो वो खाली आए 14। मुझे इस नंबर को हटाना है। एंड ये सेम चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि एक नाइट्रोजन एटम का मास तो आप निकाल ही चुके हो। अगर आपको 10 का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। अगर आपको 20 नाइट्रोजन का मास निकालना है तो आप 20 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। वैसे अगर आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो जो इसको हटा दे, तो वो नंबर कौन सा होगा?
वो सेम यही वाला नंबर होगा। आओ इस सेम नंबर को यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी गणिया मार लेगा और आंसर आ जाएगा खाली 14 ग्राम। दैट मीन्स इसी नंबर को हमने क्या बोल रखा है, एक मोल बोल रखा है, और इसकी वैल्यू फिर से सेम आएगी। दैट मीन्स एक मोल हमने इसको डिफाइन कर रखा है। ये नंबर कैसे निकल कर आया, आई होप इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो देखो यही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जब आपने एक कार्बन आइटम को देखा था तो उसका एक्चुअल मास निकल कर आया था इतना, एंड आपने इसको यू में कन्वर्ट किया तो आया 12 यू। लेकिन जब आपने इसका मोलर मास निकाला तो आंसर आया 12 ग्राम पर मोल। तो ये 12 सेम कैसे हो रहा है, यहाँ पर आपने क्या रखा होगा, यहाँ पर आपने एक मोल कार्बन आइटम्स को रखा होगा, और उस एक मोल की वैल्यू मैंने आपको बताया कि कैसे निकल कर आई। मतलब जो आपने एटॉमिक मासेस याद करे थे अब वही क्या हो जाएंगे, मोलर मासेस हो जाएंगे। बस यूनिट पहले यू थी, अब हो जाएगी ग्राम पर मोल। देखो हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि जो मोलर मास होता है सोडियम एटम का वो कितना होता है, वो होता है 23 ग्राम पर मोल। अब तुम इस स्टेटमेंट से क्या क्या समझते हो? पहली चीज जो इससे समझते हो तुम वो है कि एक मोल सोडियम एटम्स का जो मास होगा दैट वुड बी 23 ग्राम। इसके बाद तुमको एक बात और समझ में आती है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Na एटम्स का जो मास होगा दैट वुड बी 23 ग्राम। या फिर इसी को आप लिख सकते हो Na एटम्स या फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। तो ये तीनों बातें एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए आपको मोलर मास से। अगर आपको किसी भी आइटम का मोलर मास दे दिया जाए तो आप ये सारी चीजें उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये वाला तो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा आपको दे रखा है मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। इससे आप क्या क्या डिराइव कर सकते हो कि वाटर के एक मोल का मास कितना होगा, 18 ग्राम होगा। या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, 18 ग्राम होगा। या फिर Na वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, 18 ग्राम होगा। वैसे अगर आपको मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है दैट इज 56 ग्राम पर मोल, इससे आप बोल सकते हो कि एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मुला यूनिट्स का मास कितना होगा, 56 ग्राम होगा। या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मुला यूनिट्स का मास कितना होगा, 56 ग्राम होगा। या फिर Na कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मुला यूनिट्स का मास कितना होगा, 56 ग्राम होगा। ये सारी बातें एक्सट्रैक्ट करनी आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए मोलर मास से। अब इतना पढ़ने के बाद एक लास्ट टाइप का मास रह गया है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले एक बात बताओ, कार्बन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 12 यू, लेकिन आपने पढ़ा है कि कार्बन के दो और आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास 13 यू वाला और एक होता है हमारे पास 14 यू वाला। सिमिलरली ऑक्सीजन का आपने पढ़ा है कि 16 यू होता है, लेकिन ऑक्सीजन दो और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 17 यू वाली और एक 18 यू वाली। उसी तरीके से जो क्लोरीन होता है वो भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक 35 यू वाली एंड एक 37 यू वाली। इतनी सारी फॉर्म्स में सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास मान रखा है वो मान रखा है 12 यू। ऑक्सीजन का जो माना है वो माना है 16 यू, एंड क्लोरीन का जो माना है वो ना तो है 35 यू एंड ना है 37 यू। हमने क्लोरीन का माना हुआ है 35.5 यू। तो ये आया कहां से? अब मेरे को एक चीज और बताओ, मान लो मैंने यहां पर बहुत सारा कार्बन रख दिया, तो क्या जरूरी है उस कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन 12 यू वाला हो? 13 यू और 14 यू वाला भी तो हो सकता है। उसी तरीके से मान लो मेरे पास कुछ ऑक्सीजन के आइटम्स हैं, बट जरूरी थोड़ी है कि इसके अंदर सिर्फ 16 यू वाली ऑक्सीजन हो, 17 यू या फिर 18 यू वाले भी तो हो सकते हैं। एंड सेम चीज क्लोरीन के साथ है। मान लो ये क्लोरीन के कुछ आइटम्स मेरे पास हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो 35 यू वाले ही हो सारे, हो सकता है उसके अंदर कुछ 37 यू वाले भी हो। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो तुम खुद सोच के देखो, जब कार्बन का 12, 13 और 14 तीनों एग्जिस्ट करते हैं तो हमने सिर्फ 12 वाले को ही क्यों बोल रखा है कि वही कार्बन का एटॉमिक मास होता है। सिमिलरली जब ऑक्सीजन में 16, 17, 18 तीनों एग्जिस्ट करते हैं तो हमने सिर्फ 16 वाले को क्यों बोला है कि वही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। एंड वही अगर क्लोरीन की बात करी जाए तो 35 और 37 वाले एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने मान रखा है 35.5 वाले को। कार्बन के ऑल्दो 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो 12 यू वाला है ये अप्रोक्सीमेटली 99% पाया जाता है, 13 यू वाला अप्रोक्सीमेटली 1% पाया जाता है, एंड कार्बन 14 तो बहुत ही कम पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली आप 0 ही मान लो इसको। अब सोच के देखो, अगर इस सैंपल के अंदर बहुत सारे कार्बन के आइटम्स होंगे तो मैक्सिमम किसके होंगे, मैक्सिमम होंगे 12 यू वाले। तो इसीलिए हमने मान लिया कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 यू। सेम अगर उसी तरीके से आप ऑक्सीजन की बात करो तो 16 यू वाला अप्रोक्सीमेटली 99% पाया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, 17 एंड 18 वाले बहुत कम पाए जाते हैं। इसीलिए हमने 16 यू को क्या मान रखा है, उसका एटॉमिक मास मान रखा है। लेकिन मेरी जानेमन क्लोरीन का केस थोड़ा सा अलग है। क्लोरीन के अंदर 35 यू वाला पाया जाता है 75% एंड 37 वाला पाया जाता है 25%। तो आप दोनों में से किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये क्लोरीन का सैंपल है एंड इसके अंदर टोटल 4 आइटम्स हैं, तो उन 4 में से 3 तो होंगे 35 यू वाले
एंड एक होगा 37U वाला। तो आप यहां पर किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, और यहीं से हमारे पास एक नया एटॉमिक मास निकल कर आता है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब खुद सोच के देखो, ये बस एटॉमिक मास का एवरेज है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो तो एग्जैक्टली सेम होगी जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है यू या फिर एएमयू, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास की भी सेम ही यूनिट होती है। तो अब मान लो मेरे पास कोई एक्स नाम का एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप 1 का मास है m1 एंड आइसोटोप 2 का मास है m2। उसी तरीके से आइसोटोप 1 जो नेचर में पाया जाता है, लेट से उसकी परसेंटेज है x1 एंड आइसोटोप 2 की है x2। तो अब अगर आपको इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, आइसोटोप 1 के मास को लिखो दैट इज m1 एंड उसको मल्टीप्लाई करवा दो x1 से, मतलब उसकी परसेंटेज से। सिमिलरली आप आइसोटोप 2 के मास को लीजिए दैट इज m2 एंड उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए उसी की परसेंटेज के साथ दैट इज x2। फिर इसको डिवाइड कर दो विद x1 प्लस x2। अब तुम खुद सोच के देखो, x1 और x2 परसेंटेज है, तो अगर आप इन दोनों को टोटल ऐड करोगे तो हमेशा 100% ही आएगा। तो आप इस x1 x2 को हटाकर क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो नीचे फॉर्मूले के अंदर। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये निकल कर आया। अब इसी को लिखने का एक अलग तरीका है, दैट इज समीशन mx डिवाइडेड बाय 100। एंड अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो आप कर सकते हो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया एवरेज एटॉमिक मास का। यहाँ पर m1 क्या है, आइसोटोप 1 का मास, एंड x1 क्या है, आइसोटोप 1 की अबंडेंस। सिमिलरली m2 एंड x2 आइसोटोप 2 के लिए है, m3 एंड x3 आइसोटोप 3 के लिए है, एंड सो ऑन। तो चाहो तो आप ये देख भी सकते हो कि एटॉमिक मास का अगर आपको एवरेज निकालना है तो परसेंटेज अबंडेंस को आप मास से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे उसको 100 से, एंड यहीं पे इन्होंने इसको ओपन कर रखा है। तो आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब जो भी हमने पढ़ा उसकी गवाही देगी आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमसे बोलती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिपेंड करता है उनकी अबंडेंस के ऊपर। एग्जांपल के लिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स बता रखे हैं, 12, 13 एंड 14। 12 वाले की अबंडेंस अप्रोक्सीमेटली 99% है, 13 वाले की अप्रोक्सीमेटली 1% है, एंड 14 वाले की अप्रोक्सीमेटली 0% होती है। उसके बाद इसका एवरेज निकाला हुआ है, एंड एवरेज निकालने के लिए परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई करा है एनसीईआरटी ने। ये रही परसेंटेज एंड ये रहा मास। ऐसे तीनों आइसोटोप्स के लिए एनसीईआरटी ने किया है, एंड फाइनली आंसर निकल कर आया है 12। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मासेस मेंशन होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होता है उस एलिमेंट का। इसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कि एक मोल सब्सटेंस के मास को जब आप ग्राम में लिखते हो तो उसे आप मोलर मास बोलते हो, एंड जो मोलर मास होता है ग्राम के अंदर वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मुला मास के जो यू में लिखते हैं। एग्जांपल भी दे रखा है एनसीईआरटी ने कि मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 एंड मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है 58.5 ग्राम पर मोल। तो आओ एंटर करते हैं कंसेप्ट भैया की अदालत के अंदर, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है। अगर हम कार्बन के एक एटम की बात करें तो उसका मास होता है 12U, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, जो कि उसका एक्चुअल मास होता है। एंड वहीं अगर मैं कार्बन के रिलेटिव मास की बात करूं तो वो होता है खाली 12। एंड अगर मैं कार्बन के मोलर मास की बात करूं तो वो होता है 12 ग्राम। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि रिलेटिव मास और एक्चुअल मास तो सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ये तो उन्होंने डेफिनेशन लिख दी रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स इन ग्राम्स, ये भी गलत हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन के एक मोल एटम्स का मास होता है 12 ग्राम एंड कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 12, तो 12 12 न्यूमेरिकली इक्वल हो गए। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप x एंड आइसोटोप y। आइसोटोप x का आपको मास दे रखा है 10U एंड y वाले का दे रखा है 12U। वहीं इनकी अबंडेंस भी दे रखी है, x वाले की अबंडेंस है 20% एंड y वाले की अबंडेंस है 80%। एंड आपसे पूछा है कि एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, समीशन mx डिवाइडेड बाय 100। पहले वाले मास को पहले वाले की अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो एंड दूसरे वाले मास को दूसरे वाले की अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले का मास मेरे को दिख रहा है 10 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 20 से। दूसरे वाले का मास मेरे को दिख रहा है 12, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 80 से एंड डिवाइड कर दोगे इसको 100 से। तो यहां पर आ जाएगा 200 प्लस यहां पर आ जाएगा 960, डिवाइड कर दोगे आप इसको 100 से, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1160 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस 11.6U। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोलर मास किसका होगा। तो आओ जरा कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 28 यू। N2 गैस का आपको याद होना चाहिए, दैट इज 28 यू। कार्बन डाइऑक्साइड का भी याद होना चाहिए, 44 यू। नाइट्रोजन ऑक्साइड का कैलकुलेट कर लो, 14 प्लस 16 दैट इज 30 यू। तो मेरे को लग रहा है आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी का हाईएस्ट मोलर मास है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन एजर्शन रीजन बेस्ड है। एजर्शन हमसे कह रहा है जो एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का वो है 35.5 यू, जो कि एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इसका रीजन हमको दिया है कि जो क्लोरीन है वो नेचुरली एक से ज्यादा आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रीजन भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि क्लोरीन एक से ज्यादा आइसोटोप्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास वाला फॉर्मुला लगाते हैं, इसीलिए उसका आंसर पॉइंट में निकल कर आता है, दैट इज 35.5 यू। तो एजर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट हमसे कहती है कि जो रिलेटिव मासेस होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं, जो कि एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। मोलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल में, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्चुअल एटॉमिक मास को आप एक्सप्रेस करते हो यू के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था अगर एक्चुअल लग गया तो ग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट हमसे कहती है कि रिलेटिव फॉर्मूला मास आप सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज कर सकते हो। तो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, क्योंकि फॉर्मूला मास सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होता है। दैट मींस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एआर बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन हमसे कह रहा है कि एटॉमिक मास एंड मोलर मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 यू एंड कार्बन का जो मोलर मास होता है दैट इज 12 ग्राम पर मोल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आई थिंक इक्वल आ गई। दैट मींस जो एजर्शन है वो करेक्ट है। रीजन हमसे कह रहा है कि इनकी यूनिट्स भी सेम होती हैं। भाई एक की यूनिट यू है, एक की यूनिट ग्राम पर मोल है। दैट मींस रीजन गलत हो गया। सो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन सारी स्टेटमेंट्स में से बताओ कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कोई भी यूनिट नहीं होती, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रिलेटिव मास जो होता है वो यूनिटलेस होता है। मोलर मास डिपेंड करता है एवोगाड्रो नंबर पे। अब भाई ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, अभी इसके ऊपर लास्ट में चर्चा करते हैं। फिर हमसे बोला जा रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है उसको एक्सप्रेस करा जाता है ग्राम पर मोल के अंदर, जो कि एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रिलेटिव मास है तो यूनिटलेस होगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो डिपेंड करता है आइसोटोपिक अबंडेंस के ऊपर, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बात आती है क्या मोलर मास डिपेंड करता है एवोगाड्रो नंबर पे। मेरी बात सुनो। एवोगाड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, और जो मोलर मास होता है वो भी इतने पार्टिकल्स का मास होता है। तो अगर आपने एवोगाड्रो नंबर को बदल दिया तो आप खुद सोच के देखो क्या मोलर मास की वैल्यू नहीं बदल जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो पहले आपके पास 10 केले थे जिनका वेट आ रहा था 200 ग्राम। अब आप खुद सोच के देखो कि ये जो वेट है क्या ये इस नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहा है भाई। अगर आप इस नंबर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो इस वेट में भी तो बदलाव आएंगे। वही सेम चीज अगर आपने एवोगाड्रो नंबर के साथ छेड़छाड़ करी तो मोलर मास की वैल्यू भी बदल जाएगी। दैट मींस मोलर मास जो है वो डिपेंड करता है एवोगाड्रो नंबर पे। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप रिलेटिव फॉर्मूला मास को इस्तेमाल करोगे NaCl के लिए। तो यार ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है एंड आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप फॉर्मूला मास को यूज करते हो। तो एजर्शन तो हो गया हमारा करेक्ट। रीजन हमसे कह रहा है कि सॉलिड स्टेट के अंदर NaCl के मॉलिक्यूल्स अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर तुमने पिछले एपिसोड की एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ी हो ना, तो वहां पर एग्जैक्टली सेम यही लाइन लिखी हुई है कि हम NaCl के लिए फॉर्मूला मास इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर जो NaCl होता है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मींस रीजन एकदम करेक्ट है एंड ये वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हो। तो एजर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास एंड मोलर मास जो होते हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। अब मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास जो होते हैं वो एक ही चीज है। याद है आपने मोलर मास की एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, तो न्यूमेरिकली तो इक्वल होंगे ही ना जब दोनों एक ही चीज है। तो रीजन हमसे कह रहे हैं कि दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ वन एटम को, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो मोलर मास होता है वो एक एटम के मास को थोड़ी रिप्रेजेंट करता है, वो एक मोल एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस रीजन हो गया गलत एंड एजर्शन हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट हमसे कहती है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो उस आइसोटोप के इक्वल होता है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। भाई ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्लोरीन जो होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 35 एंड एक 37। जो 35 वाला होता है वो 75% प्रेजेंट होता है और जो 37 वाला होता है वो 25% प्रेजेंट होता है। तो जो मोस्ट अबंडेंट है वो है 35 वाला। बट क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो 35 थोड़ी होता है, वो होता है 35.5। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कहती है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को आप एक्सप्रेस करते हो ग्राम पर मोल में, जो कि फिर से गलत हो गया। रिलेटिव है दैट मींस यूनिटलेस होगा। किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास होता है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वन मोल ऑफ इट्स एटम्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट में कह रहे हैं रिलेटिव फॉर्मूला मास को आप एक्सप्रेस करते हो यू के अंदर, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वर्ड लिखा हुआ है, दैट मींस यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसकी आइसोटोप की कंपोजिशन आपको इन्होंने दे रखी है, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो यार, जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा mx डिवाइडेड बाय 100। तो पहला आइसोटोप 90% है एंड उसका मास है 200। तो 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 90 से, फिर प्लस करोगे सेकंड आइसोटोप जो कि 199 उसका मास है एंड वो 8% प्रेजेंट है। दैट मींस 199 मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से एंड लास्ट वाले में 202 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से एंड इस सबको डिवाइड कर दोगे आप 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 18,000। 199 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 1592 एंड 202 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 404। इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, इनको ऐड करने के बाद आएगा 19996 डिवाइडेड बाय 100, जिसको सॉल्व करके आएगा 199.96 एंड अप्रोक्सीमेटली आप इसको बोल सकते हो 200 यू। तो 200 यू ऑप्शन नंबर डी के अंदर मेरे को दिख रहा है। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। सपोर्ट करते रहो यार कंसेप्ट भैया को, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी फीडबैक हो तो जरूर मेरे को बताना। बाकी पढ़ाई करते रहो, बकचोदी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।